यही कर सकते हैं। तो प्रोवाइडर होगा अगर ये फंक्शन ओवरराइड है, इसका मतलब ये फंक्शन कहीं ना कहीं वर्चुअल हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो। नहीं, या तो ये फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट होगा या वर्चुअल होगा। नहीं, डिस्कल कमांड डीबी कमांड में होगा ना। रीडर के पास कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं, ऐसा उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। कंपाइलर ने उस क्लास के लिए कोई कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं। ये फिगर को अब लाइफ टाइम रखो, कहीं भी जरूर दिक्कत नहीं है। आर्किटेक्चर ऑफ रीडर ऑब्जेक्ट पैटर्न लेवल पे बेटे याद रखना करूँ, सबसे पर रूट नेम स्पेस में फॉर्म रीडर ऑब्जेक्ट का रूट नेम स्पेस है वो फॉर्म सिस्टम ऐसे सिस्टम के अंदर डेटा के अंदर फॉर्म, और यहाँ जो आप यूज कर रहे हो इसको एक्सट्रैक्ट पैटर्न के ऊपर चलता है आपका डॉटनेट एक्सट्रैक्ट पैटर्न के ऊपर। ये आप जो यूज करते हो जरूर इसको काइंड यूज करते हो, और जितने आपके बेस क्लासेज हैं और सारे आपके जो बेस क्लासेज हैं वो एब्स्ट्रैक्ट, इसे एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न को फॉलो करता है आपका डॉटनेट। जब डिजाइन 4+ पे जाओगे 5+ पे तो बात उठेगी डिजाइन पैटर्न की। डीबी कमांड आपका बेस क्लास है जो कॉमन नेम स्पेस है। अब बेटे ये 3 फंक्शन आप यूज करते हैं, एग्जीक्यूट डेटा रिट्रीव करने के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, और पूरी स्केलर वैल्यू निकालनी है सिंगल रो तो एग्जीक्यूट स्केलर। ये तीनों फंक्शन बेटे इस क्लास के नहीं, ये तीनों फंक्शन डीबी कमांड के एक्सट्रैक्ट, और ये तीनों फंक्शन ओवरराइड कहाँ हो रही है स्क्रिप्ट कमांड, और ओपन फंक्शन जब का एक्सट्रैक्ट। तो एक्सट्रैक्ट फंक्शन क्या है, मतलब आप अगर एक ऑडिट में अगर प्रैक्टिस करने बैठे हो, आप बिना कनेक्शन को ओपन करे तो काम नहीं कर सकते। कनेक्शन को तो ओपन करना पड़ेगा, यू हैव टू डिफाइन द फंक्शन फॉर एक्सट्रैक्ट। ओपन इज व्हाट एक्सट्रैक्ट फंक्शन, it enforces you to open the functions, open the connections, then you can go for finding queries around. इस फंक्शन को पहले डिफाइन करो, उसके बाद आपको जो काम करना है करो। तो इट इज एक्सट्रैक्ट, ये ओवरराइड का होना है SQL कनेक्शन में। SQL डेटा रीडर इस क्लास के पास
constructor mean? Compiler is not provided the default constructor for this class. अगर क्लास इस क्लास के बाद बेटे रेफरेंस आता है, ये कर्सर सपोर्ट करता है ये क्लास, इसको डेटाबेस के टेबल का डेटाबेस कर्सर सपोर्ट करता है। आप इस क्लास को ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो तभी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये कोई जरूरी नहीं। अगर क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइडेड नहीं है कंपाइलर के द्वारा तभी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। दीपक जाके इंटरव्यू में गया तो मुझे बता रहा था कि तुम कितने तरीके से एक क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। एक तो क्लास एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है अगर कंपाइलर ने उस क्लास को प्रोवाइड नहीं कर रखा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और तभी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। जब उसने इंटरव्यू दिया था आज क्वेश्चन था एसक्यूएल डेटा सर उसके अंदर पैरामीटराइज कर सकते हैं तो भी ऑब्जेक्ट पाएंगे। इस क्लास में बेटे कुछ प्रोवाइडेड नहीं है। इस क्लास में कंपाइलर के द्वारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है न पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। किसी क्लास का क्या है कि ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइडेड नहीं है। हाँ, कंपाइलर के द्वारा। तो अगर उसके अंदर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, आप कंस्ट्रक्टर बनाएंगे कंस्ट्रक्टर है ही नहीं। तो उसके अंदर सर देखना, इस क्लास से प्रॉपर्टीज है, इस क्लास में फंक्शंस है, इस क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं। The compiler is not basically provided a default constructor for this class. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये दीपक से पूछा गया था आर सिस्टम में कि तुम कितने तरीके से क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। एक क्लास में अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइडेड नहीं है तो नहीं बना सकते। अगर एक क्लास में प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है तो उस अपने ही क्लास उसका ऑब्जेक्ट बन सकता है, बाहर से नहीं बन सकता। If a class is declared as abstract, the class is not, and the compiler for the class is not provided with default constructor, you cannot create an object. So, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अंडरस्टूड है। ये मतलब ये बोलना चाहिए बस इज नॉट प्रोवाइडिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये बोलेंगे कंस्ट्रक्टर ही प्रोवाइड नहीं कर रहा है, कंपाइलर प्रोवाइड नहीं कर रहा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर आप जाके ऑफिस में एक 2 मिनट के लिए अपने काम को रोक कर एसक्यूएल डेटा स्पेस आईडी न्यू एसक्यूएल डेटा करोगे आप वहां देखो तो नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये जो फंक्शन है बेटे जिनका एग्जीक्यूट रीडर, ये रिटर्न करता है एसक्यूएल डेटा रीडर। डीबी कमांड का एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन ओवरराइड करके डिजाइन पैटर्न पढ़ रहे हैं। सबसे आप उस लेवल से बोलो कि जो डॉक्यूमेंट जो है बेटे पूरा एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न के ऊपर चल रहा है, कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न। सारे आपके बेस क्लास के एब्स्ट्रैक्ट है। अब तक आपको 2 क्लास मिल चुके हैं। एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का बेस क्लास और एक एसक्यूएल कमांड क्लास का बेस क्लास, ये दोनों एबीएस है। ये भी एबीएस है और ये भी एबीएस है। आपको 4 फंक्शन अब तक मिले हैं, ओपन एब्स्ट्रैक्ट और एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन पता भी क्यों बनाते हैं। इफ यू वांट टू, अभी स्टार्ट करें 12 बजे, सवेरे को बैच फिक्स कर लेना। सवेरे को स्टार्ट हो रहा है 12 बजे और उसमें एक से मेरे जानने वाले बंदे आने वाले हैं, ठीक है। जहाँ पे भी हमें हायरार्की फॉलो करनी होती है वहाँ पे हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है। If you want to put any constraint for a derived class, simple English code. Why you want to make abstract function? I want to write some constraint, some rules. मैं database के level बोल रहा हूँ. I want to apply some constraint and some rules for a derived class, so that derived class is bonded to define that function. Like example, sir, I want to go for practicing of ADO.NET. Several things comes into picture. I want to go for calling procedure. I want to go for calling functions. I want to go for calling trigger. I cannot, unless and until if I don't define the word open function.
So my hierarchy, my pattern should follow the some rules. ये आपकी hierarchy, ये आपकी जो pattern है, जो आपकी derived है, want to follow certain rules. You have to bond with the rules by the abstract function. Buy 2 shirts, get 1 shirt free. If you purchase 2 shirts, you can get a 1 shirt free. It's abstract function. So base class is bonding any derived class by the logic, by the rules of any rules. You go for abstract functions. So I have practiced abstract function in my project of ADO.NET when I was doing practicing. Open is abstract function. अब इस टॉपिक को ओपन नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे. And what also what? ओपन और क्लोज बेटा दोनों abstract function. तो दोनों DB कनेक्शन के वास्ते है. और दोनों ओवरराइड कौन कर रहे हैं? आपको बेटे आपको फंक्शन नहीं बोलना, करो फंक्शन का सिग्नेचर बोलना है. मैं ध्यान ये रखना है. और आप अपना पैटर्न बनाना चाहते हैं, आप सक्सेसर की क्लास करें, अपना पैटर्न बनाना चाहते हैं, आप अपनी क्लास को इनहेरिट करें इस क्लास. क्यों? ये क्लास है. Why you want to mark a class as a set? आगे implementation ना होगा. Override ना होगा. Super answer. Beautiful answer. No versioning, no modification. It is still, it is blocked. मतलब एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो गया, वो उसके ऊपर लिखा होता सिर्फ ISO ओके. There is no further modification. It's the last component. इसलिए इसके बाद जो तुम्हारा नया प्रोडक्ट आया, वो लिंक क्यों आया, उसके बाद जो आपका इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क आया. No further extendability in this ADO.NET 2.0. The last version of ADO.NET is 2.0. which supports asynchronous callback, which supports connection pooling. No ADO.NET 3.0 भूल के मत बोले. ASP.NET 3.0 है बेटा, याद रखना. ASP.NET 3.0 है जो MVC से फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है, बट ADO.NET का लास्ट वर्जन 2.0. C# का 3.0 भी है, 3.5 भी है, 4.0 भी है, 4.5 भी आने वाला है. बट ADO.NET का लास्ट वर्जन 2.0 है. उसके तरफ का लिंक क्यों है, इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क है. और उसके बीच में एक और आया था इंटरप्राइज सर्विसेज, वो भी डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए यूज होते थे. तो ये ध्यान आपको रखना है कि आपसे कल आपकी जो आर्किटेक्चर है वो ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट क्लास की हो. मतलब फंक्शन का एक बच्चा लिखता है सारा एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, उस गधे से पूछो एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी फंक्शन क्या बता देगा, सबसे अच्छा रहेगा. तो उससे पूछे फंक्शन का सेट है क्या, उसको ये नहीं पता है. आपको अगर एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी बोलना है तब ये बोलेंगे जब स्टार्ट फंक्शन kept in a DB connection, kept in a DB command class. And the man who has made a pattern, he is following he is overriding that function within the MySQL command class. तो ये SQL रीडर जो है DB command class को ऐड करता है. डाली तीनों अलग सेपरेट क्लासेस. एक क्लास का फंक्शन दूसरे क्लास को रिटर्न करता है. कैसे मिलता है SQL रीडर को DB command के मेथड से, वो कैसे मिलता है? नहीं, DB कमांड से नहीं मिलता. DB कमांड का डिराइव क्लास कौन है, SQL कमांड को. अब एक क्लास का फंक्शन कौन है, एग्जीक्यूट रीडर. रिटर्न किसको करता है, सुनना. एक क्लास का फंक्शन, सुनो, एक क्लास का फंक्शन 3 चीज रिटर्न कर सकता है बेटे. ये तो void फंक्शन void रिटर्न कर सकता है, मानते हो. या फंक्शन फंडामेंटल इन प्रोटैक्टेबल रिटर्न कर सकता है, और फंक्शन क्लास रिटर्न कर सकता है. इसको ऑपरेटर पर बोले. एक क्लास का फंक्शन दूसरे क्लास को रिटर्न कर सकता है. ये ऐसे बोलो, एक इसको आपको मत देखो, एक क्लास का फंक्शन इस क्लास को रिटर्न करेगा, और डार्लिंग तब तक रिटर्न करता रहेगा. एक्सट्रैक्ट इन्फोर्समेंट. आप इसको क्लोज कर दोगे, अब इसको रेफरेंस रिटर्न नहीं करेगा. ये रिटर्न क्या करता है, टेबल का बेस एड्रेस 1 नॉट 1. एग्जीक्यूट रीडर फंक्शन पूरा रिकॉर्ड रिटर्न नहीं करता है, टेबल का बेस एड्रेस को रिटर्न करता है. वो एसक्यूएल डेटा रीडर अंडर. जैसे मान लो आपके पास क्या है, x of 10 एलिमेंट है.
आप बेटे इस टेक्स्ट को समझ लो टेबल, ठीक है? यहाँ दादू तरुण कर ये रिकॉर्ड को समझ लो डेटा, ठीक है? क्या है? STR PTR आपका पॉइंटर होंगे। आप इस क्लास के बेटे रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इस क्लास का रेफरेंस ऑब्जेक्ट, इसका हीप नहीं बनता है, इस क्लास का रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनता है। इस क्लास के पास जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइडेड और PTR इक्वल जो आप लिखते हो एक्स का बेस एड्रेस आपके PTR में आता है। आ गया? तो आपको मान तरुण को रिट्रीव करना है, स्टार्ट PTR +1, स्टार्ट PTR +2, TAR डालिंग है आपके पास। अब डेटा रीडर के पास क्या आ गया? टेबल का बेस एड्रेस आ गया, y एग्जीक्यूट रीडर फंक्शन। ओके, जब तक इस टेबल का बेस एड्रेस तब तक इसके पास रहेगा, किसके पास? RD के पास, SHO। तो इस फंक्शन ने टेबल का बेस एड्रेस इस RD को रिटर्न किया। इस RD के पास तब तक बेस एड्रेस में रहेगा। अब इस क्लास के पास बेटे सपोर्ट ऑफ इटरेशन है। आपको बोलना है इसका इंटरफेस कौन है। ये क्लास बैकग्राउंड में IEnumerable प्लस IEnumerator इंटरफेस को यूज करके यहां बेटे क्या लिखा है? स्टार्ट PTR +1, स्टार्ट PTR +2। मेरे जमाने में चलो ADO मूव नेक्स्ट। तो ये ऑब्जेक्ट से इटरेशन कैसे हो रहा है? इटरेशन कैसे हो रहा है? तो ये क्लास सपोर्ट कर रहा है किसको बोलो? मतलब आपका ध्यान इंटरव्यू में बेटे इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, वर्चुअल फंक्शन के ऊपर होना चाहिए। उसको नहीं कि बच्चा को बोल रहा है मेरे सामने। तो ये अगर RD के पास अगर बेटे टेबल का बेस एड्रेस है और टेबल का अगर बेस एड्रेस है, दिमाग लगाना, फॉरवर्ड ऑनली कर्सर होगा। आप एक ही डायरेक्शन में मूव करोगे ना। अगर आपके किसी कैरेक्टर पॉइंटर में किसी कैरेक्टर वेरिएबल का बेस एड्रेस आ गया तो सारे तुम क्या करोगे? स्टार्ट PTR +1, स्टार्ट PTR +2। आप एक डायरेक्शन में मूव करोगे। इसलिए बोलते हैं लोग, बच्चे लोग बोलते हैं फॉरवर्ड ऑनली। तो हम इसलिए बोल रहे हैं बेटे फॉरवर्ड ऑनली है क्योंकि इसके पास जो इंटरफेस है वो IEnumerable है और IEnumerator है, और दोनों कभी इंटरफेस सपोर्ट नहीं करते प्रीवियस। उनके पास मूव नेक्स्ट, उनके पास गेट इनमरेटर है। क्या बोलो? गेट इनमरेटर है, ठीक है? इसलिए थोड़ा करेक्शन पूछते हैं इंटरव्यू में। आपका जो शीशा से चल रहा है सैटरडे तो बाबा उसको काम कर दीजिएगा। इसमें जैसे ही प्रोग्रेसिव होता है, आई स्टार्ट कलेक्शन एट जनरेट्स। तो बेटा आप कलेक्शन जनरेट करो, आपका हाथ साफ नहीं है, आपके इंटरव्यू को निकालना बहुत मुश्किल है। हम बताए आप जो पढ़ रहे हो डिजाइन पैटर्न ना, उसका ये इम्प्लीमेंटेशन ये तुम मुझे ये पैटर्न एक्सप्लेन कर। उसको बेटे पेंसिल से पूरा फेयर करो जाकर। अब देख, मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ बैकग्राउंड में यूजिंग system.data। हम लोग यूज नहीं करते हैं कॉमन इमेजेस, क्यों? बैकग्राउंड इनकैप्सुलेटेड, हर बेस क्लास वहां पड़ेगी। गुड़गांव में गया इंटरव्यू ने अमीर सक्सेना कहा मैं बैठी डिफेंड हुआ, उसे पूछा था कि बताओ वीडियो डॉक्टर रुकने में स्पेस करो। तो यहाँ पे आओ, स्कूल डेटा एडिटर, कुछ ना लिखो और यहाँ पे कर्सर रखो और इसके गुड डेफिनेशन में जाओ। और अब ये जो क्लास है इसका बेस क्लास ये है DB डेटा रीडर, और इसके डेफिनेशन में मार्शल बाय रेफ दिख रहा है आपको सर? देखो प्रिंसिपल डेटा रीडर क्लास का बेस क्लास कौन है? DB डेटा रीडर। वो कभी ने सपोर्ट कर रहा है किसको? IEnumerable। तो बेटे फॉरवर्ड ऑनली क्यों है?
तो बोलो इसके बाद इंटरफेस है, और इस इंटरफेस को खोलोगे आप, आपको मिलेगा बोलो कौन, गेट इन्यूमरेटर। और गेट इन्यूमरेटर फंक्शन रिटर्न करता है आई इन्यूमरेटर को। अब यहाँ पे क्लिक करो, देखो नहीं ये दिखाओ ना सर, साले मुझे दिखाना है मेरे को, हमें ये दिखाना है, बात खत्म हो गई। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है भाई, तो बाप के पास एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, बेटा को डिफाइन करना मस्ट है। तो प्रोसेस को तुम बाउंड कैसे करोगे, रूल्स के साथ, बाय इंटरफेस एंड बाय एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस। एसक्यूएल रीडर क्लास का बेटे बेस क्लास हुआ डीबी डेटा रीडर, वो बैकग्राउंड में सपोर्ट करता है बोलो कौन, मार्शल बाय रेफ। क्यों, एक डोमेन का रेफरेंस दूसरे डोमेन को पास कर रहा है, मार्शल बाय रेफ। टेबल पढ़ी है बेटा डेटाबेस के ऊपर, डेटाबेस कहां पर है, एक्स कंप्यूटर पे, जरूर कहां बैठा है, वाई कंप्यूटर पे। किस मतलब सारे के पास कैसा आ गया टेबल का रेफरेंस, एक डोमेन का ऑब्जेक्ट दूसरे डोमेन को रिटर्न कर रहा है। तो एसक्यूएल डेटा रीडर का दो चीज आपको याद रखना लाइफ टाइम, एक तो उसका बेस क्लास मार्शल बाय रेफ, एंड प्लस आई इन्यूमरेबल जो रिटर्न करता है गेट इन्यूमरेटर, और गेट इन्यूमरेटर रिटर्न करता है क्या बोलो, आई इन्यूमरेटर को, और आई इन्यूमरेटर के पास क्या बोलो, मूव नेक्स्ट। मैं तो नहीं मान सकता ना बेटे कि डेटाबेस का टेबल का बेस एड्रेस मेरे एंड पे कैसे आ गया। तो मार्शल बाय रेफ होना चाहिए, मार्शलिंग होनी चाहिए। बेटे आप ये समझो ना, आप देखो यहाँ पे, अब सिंपल मैथमेटिक्स की बात करो मेरे से, एसक्यूएल क्लाइंट जरूर करेंगे, और कॉमन ये जिंदा बेटे कॉमन कौन है, तो डेटाबेस के ऊपर, और फ्रंट एंड पे बोलो कौन, एसक्यूएल क्लाइंट है। दोनों के साथ बीच में क्रॉस डोमेन वही है, क्रॉस डोमेन, और जहां क्रॉस डोमेन आएगा मार्शलिंग तो आ रही है कि डेटाबेस का जो एक्चुअल फीचर है ये यूज करता है, ये प्रोवाइड किसको करता है, मतलब एसक्यूएल क्लाइंट है। इस बीच में कोई तो पैटर्न तो फॉलो ही नहीं, दोनों के बीच में अरे बोलेगा, तो ये प्रोवाइडर है और ये कंज्यूमर, और उस कंज्यूमर के हम क्लाइंट हैं। जो ASP.NET जानता है उसे जानता है इसको, और जो पैटर्न जानता है वो इसको जानता है। तो 4+ के ऊपर ये काम नहीं आएगा मेरे बेटे, ये काम आएगा कॉमन। आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन आर्किटेक्चर, आप कॉमन से स्टार्ट कीजिए। तो सारे बेसिक क्लास कहां पढ़े हुए बोलो, कॉमन, और उसका डिराइव क्लास कहां है बोलो, ये सब अच्छी रूप हो जाएगी, फंडामेंटल अच्छा हो जाएगा। हम स्टार्ट करेंगे इसको क्लाइंट से, फिर हम बेकार हो जाएंगे, बेस क्लास को भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो कैसे डेटाबेस के टेबल का बेस एड्रेस हमें मिल गया, और ये सिखाऊंगा। वो तो दिया सर मेरी बेस क्लास कहीं ना कहीं मार्शल बाय रेफ होगी, फिर मार्शलिंग आ गई, बेटा मार्शलिंग से बाहर नहीं निकल सकते कि आप पर .NET या जावा, दोनों का जो आर्किटेक्चर है ज्यादा सपोर्ट करता है रिमोटेबल ऑब्जेक्ट को। किसको, रिमोटेबल ऑब्जेक्ट, इंटरप्राइज एडिशन। ये सिंगल टीयर पे नहीं चलता है मेरे बेटे, अगर डार्लिंग सिंगल टीयर पे चलता हमें सारे मार्शलिंग की आवश्यकता नहीं थी। कि तुम बोल रहे हो सीख रहे हैं .NET, ये सीख रहे हैं WCF या वेब सर्विस, मैं मान नहीं सकता हूं या तुम बिना मार्शलिंग का काम करो। एक सर्विस अपना रेफरेंस या अपनी इंफॉर्मेशन क्लाइंट को वाया प्रॉक्सी प्रोवाइड कर रही है। अब प्रॉक्सी बन रही है क्लाइंट से सर्विस या सर्वर के ऊपर, दो डिफरेंट डोमेन के बीच में जब भी कम्युनिकेशन होगा वाया प्रॉक्सी होगा। और डार्लिंग प्रॉक्सी तभी बनेगा जिसमें तुम मार्शलिंग करोगे। क्या तो प्रॉक्सी नहीं करेंगे, कौन तो सारे मार्शलिंग नहीं करेंगे, तो मार्शल बाय वैल्यू कर, जो मार्शल वैल्यू करेगा तो प्रॉक्सी नहीं बनेगी, पूरी कॉपी बन के बोल कहां आ जाएगी, क्लाइंट साइड पे आ जाएगी। जो कि आपके तो क्या देखा बेटा, अरे मजा आ गया, डेटा रीडर और डेटा सेट में डिफरेंस क्या है। इतना क्यों बोल रहा हूं कि डेटा रीडर का बेस क्लास कहीं ना कहीं मार्शल बाय रेफ है,
और डेटा सेट का बेस क्लास कहीं ना कहीं मार्शल बाय वैल्यू है। तो इसमें स्ट्रीमिंग होती है। सुनना, इसलिए बेटा अगर मार्शल बाय रेफ है तो कहीं ना कहीं बाध्य है रेफरेंस के ऊपर, मानते हो? अगर बाय वैल्यू है बेटा तो बाध्य नहीं है रेफरेंस के ऊपर। डेटाबेस का बंदा रेफरेंस सारा समझने में लगा है, डेटाबेस कहने को सारा समझाओ तो कि अगर डेटा रीडर का बेस क्लास कहीं ना कहीं मार्शल बाय रेफ है तो ढक्कन तुम्हारे लेवल पे कर्सर का सपोर्ट है। बोलो क्या है? कर्सर का है। अगर सर मैं डेटा सेट हूं तो मेरे पास कर्सर फ्री आर्किटेक्चर, हम कर्सर से पढ़े हैं, आई एम इंडिपेंडेंट में भी कर्सर, बिकॉज हम बनते हैं क्लाइंट साइड पे। यस बेटा, आपको बातों का वजन ऐसा रखना है कि साला अगला क्वेश्चन तुमसे अगर पूछने बैठा तो सोचे कि हम क्या तुमसे पूछें। हम करेक्टेड वर्ड और डिस्कनेक्टेड वर्ड कहीं नहीं बोले। मैं कसम खा रहा था दो तीन फर्स्ट के इंटरव्यू में, आई वॉन्ट योर आंसर टू योर एक्सपीरियंस प्लीज, यू शुड मेंशन योर स्ट्रीम व्हाट यू आर सेइंग। तो डेटा रीडर सपोर्ट कर रहा है मार्शल बाय रेफ को, प्लस आई इनेबलेबल को। आई इनेबलेबल का फंक्शन है रिटर्न करता है गेट इनेबलेटर, सॉरी फंक्शन है गेट इनेबलेटर रिटर्न करता है आई इनेबलेटर को, और आई इनेबलेटर के पास बेटे कौन सा फंक्शन है वो नेक्स्ट। इसलिए जब तक हमें ओपन फंक्शन रहेगा हम काम करते रहेंगे। ये स्ट्रीमिंग है, स्ट्रीमिंग है, स्ट्रीमिंग प्रोसेस ओरिएंटेड है, प्रोसेस कहीं क्लोज नहीं हो सकता। अगर बोलना तो ये बोल सकते हो कनेक्शन ओरिएंटेड है। आप कहीं भी सेकंड के लिए कनेक्शन ब्रेक नहीं कर सकते। ये कनेक्शन ओरिएंटेड बोल सकते हो बट कनेक्टेड वर्ड मत बोलो, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, हंसो नहीं। ये कनेक्शन ओरिएंटेड क्यों? कर्सर का सपोर्ट है, क्यों? बाय वेब का सपोर्ट है। इसका मतलब बेटे झंकार ये हुआ कि एसक्यूएल कनेक्शन क्लास प्रॉक्सी बनाता है। एसक्यूएल कनेक्शन क्लास से जब बेटे प्रोवाइडर पास करते हो ढक्कन, इससे प्रॉक्सी बनती है। और मल्टीपल एसक्यूएल कनेक्शन क्लास से प्रोवाइडर पास करती है तो उससे पूल बनता है। अगर मल्टीपल प्रॉक्सी एक ही बफर के ऊपर काम कर रहा है, कि मेमोरी के ऊपर काम कर रहा है डाली, तो पूल बनेगा ही बनेगा। अरे बोलो यार, सर 4 दुकानदार, 4 कस्टमर, सर चावल मांगने आया मुझसे, हमने चावल डाल दिया बोरे के अंदर, हमने बोरे चावल को पूल कर दिया बोरे के ऊपर। चारों पास मेरा एड्रेस है, मैं चावल की डिमांड कर रहा है चीज के लिए, तो पूल तो करना ही पड़ेगा आइटम को। एसक्यूएल कनेक्शन, तो मल्टीपल एसक्यूएल कनेक्शन विद अ डिफरेंट प्रोवाइडर, डिफरेंट पूल इज देयर। मल्टीपल कनेक्शन विद द सेम प्रोवाइडर इज देयर, इसको पूल। पूलिंग का सपोर्ट तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये इसकी कहानी है। अब उसको दिखा दो कि यहां पे अगर ये है कि पूरा लिखने के बाद बेटे एक बनाओ ऐसा, और यहां पे लिख दो ये हमें सिखाया गया था कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन ओरिएंटेड। ये पूरी प्रोसेस जो है ये कनेक्शन ओरिएंटेड और स्ट्रीमिंग। मुझे यहां पे धारा प्रवाह, आप बेटे यहां पे विंडो का फॉर्म, ये विंडो का फॉर्म ले लो, झंकार ले ली वेब की फॉर्म, जरूर ले ली विंडो की फॉर्म। अब ये ले लो, अब विंडो का फॉर्म का मतलब डेटा को कहां से लेगा? डेटा रीडर से लेगा, और वेब पेज का डेटा, सॉरी, और विंडो फॉर्म भी कहां से लेगा? बोलो डेटा रीडर से। ये मेरी फ्रंट एंड हो गई, ये मेरी बैक एंड हो गई, ये इसके बीच का प्रोसेस है। बढ़ाने ये 2 टियर या ये 3 टियर नहीं, साढ़े 3 टियर में तुमको जाने के लिए बफरिंग करना है। ये 2 टियर है, 3 टियर बेटे। 3 टियर में क्या होगा? ये डेटाबेस है, ये बंदा बीच का बंदा है, ये बीच का बंदा है, ये सारा इससे मांगता है,
ये इससे मांगता है और ये इससे लेता है, ये इससे लेकर ये जगह बफर कर लेता है तो इसको पास करता है। ये 3 tier और N tier और 3 tier बिना बफरिंग का नहीं हो सकता। अदरवाइज डेटाबेस के ऊपर इतनी ओवरहेड बनेगी मत पूछो। ये 2 tier है बेटा, 2 tier PC 9, PC 8, या तरुण सर बैठे हैं, झंकार सर बैठे हैं और ये डेटाबेस बैठे हैं। भाई बीच का तुम्हारा आर्किटेक्चर। पर बेटे याद रखो, एक नेटवर्क पे राजेश बैठा, राजेश PC 7 के ऊपर ये कहता है यार झंकार मेरे को मनीष मेरे को तो डेटा दे दे। तो ASPX स्पेस के कोड बिहाइंड पे डार्लिंग डेटा रीडर चल रही है। तो ASPX के कोड बिहाइंड पे डेटा रीडर चल रही है, मगर ये डेटा रीडर PC 7 को पास नहीं कर सकता। सर क्यों? कि डेटा रीडर का सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। मगर डेटा रीडर सपोर्ट कर रहा है बेटे मार्शलिंग को, तो ग्रेट। डेटा रीडर सपोर्ट कर रहा है मार्शलिंग को, पर सिलेक्शन सपोर्ट नहीं है। जब तक प्रोसेस मार्शलिंग प्लस सिलेक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा एक्सप्लिसिटली, ये बेटे जो डेटा रीडर है, ये डेटा रीडर ये सपोर्ट कर रहा है मार्शलिंग को, समझ रहे हो? और यहां जो तुम्हारा प्रोटोकॉल है, एक और प्रोटोकॉल है। अरे गधे ये हो गया, पीस वाला कंप्यूटर हो गया, तो उनका दूसरा कंप्यूटर हो गया। इससे हम लोग बेटे किसका? राजेश का, चौथा इसका सर का, 5वां देखा इससे बंदे का। मतलब मैं कैसे मूव करूं, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। सबसे से पढ़ाओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ADO.NET, एक्सचेंज ऑफ डेटा ऑन नेटवर्क। अब पढ़ाओ सब मेरे, देखते तुम क्या ADO.NET। ध्यान रखना बेटे, यहां से लेकर यहां तक ये बोलो क्या है, पूरा नेटवर्क। अब पढ़ाओ देखते तुम कैसे पढ़ो। अब तो सर पढ़ा नहीं सकता बिना डेटा सेट। So बेटे, it is a fantasy, it is a fun reading. I can only think for 2 years, but I cannot think for beyond the 2 years. मैं तुमको दे रहा हूँ कुछ सामान, मैं तुमको कुछ सामान दे रहा हूँ और तुम सारे अपने ममेरे भाई को देना चाहते हो। वो बेटा मुरादाबाद ये देखो, सारे तुम इससे जो मेरी दोस्ती है वो बाई ड्रेस के ऊपर है। क्या बोलो? बाई ड्रेस के ऊपर। हम तुमको बेटे डेटा नहीं दे रहे डायरेक्ट, हम तुम्हें टेबल का बोल क्या दे रहे हैं? बेस एड्रेस दे रहे हैं, बोलो मत। हम तुम्हें दुकान की चाबी नहीं दे रहे हैं, दुकान का रेफरेंस दे रहे हैं। अटॉर्नी मालिक अभी मैं ही, बस तुम मेरा रेफरेंस होल्ड करके बैठे। तो सोचिए, ये सच्ची बात नहीं हो सकती है। वो सर वर्ड बोल चुका हूं कि ADO.NET का रियल मीनिंग क्या है। तो डबल कोर्स में अंकल एक जमाने में मैं एक बंदे की क्लास बैंगलोर में कर रहा था, मिस्टर जावेद। वो नीलो बंदा सीडैक का टेक्निकल डायरेक्टर था और उसके मैंने वर्ड सुने थे। उसने एक ही वर्ड सिखाया था, 2001 की बात हुई, हम लोग की मीटिंग थी सीडैक बैंगलोर में। उसने वर्ड बोला था, व्हाट इज ADO.NET? एक्सचेंज ऑफ डेटा। एक्सचेंज ऑफ डेटा, देखो ना, exchange of data is to be done in heterogeneous environment. It is a evolution of ADO.NET. Exchange of data is to be done in heterogeneous environment. It is called ADO.NET. And ADO, exchange of data is to be done in homogeneous environment. It's called ADO. हम नेटवर्क से बाहर नहीं जा सकते, हम ऐसे टेक्नोलॉजी की लैन के ऊपर काम कर सकते हैं। ये मेरी ADO, ये होमोजीनियस हो गई। हम ऐसे टेक्नोलॉजी से बाहर निकलकर CSC के नेटवर्क पे जाना चाहते हैं, IBM के नेटवर्क पे। हम मल्टीपल नेटवर्क को भी जोड़ सकते हैं। क्यों? इस गधे के पास मेरा डेटाबेस का टेबल नहीं है। डेटाबेस टेबल का बोल क्या है? बेस एड्रेस है, उतार जुड़ी हुई है। तो शादी नहीं होती है, उन्होंने कल की कुछ बांध दिया था बीच में, वो है अब करेक्टेड मोड पे। आप भाग नहीं सकते हो गए।
तो गांठ होती है गांठ। आप कर्सर भेज दो, क्या बोलो कर्सर है, और जहां कर्सर है आप ओरिएंटेड हो, जहां कर्सर लेस है आप वहां पे ओरिएंटेड नहीं। तो डेटा सेट को इसलिए लाया गया कि कनेक्शन ओरिएंटेड खत्म करो और टीयर के लेवल पे चलो। सो यू हैव टू हैव अ फाइनेस्ट डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज डेटा सेट। डेटा सेट इज प्राइमरीली मेड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा over the World Wide Web, over the end tier, over the multiple networks. So data is kept centrally at one point, and you can get data centrally by data set. सुनना बेटे ठीक से एक मिनट, अंदर सुनिएगा ठीक से। You can get data, तो मैं चार्ज हो रहा हूँ। You can get data from database and hold at this one point. ठीक है, मसाले मैं तुमको दूं कैसे, सबको कैसे दूं? मेरे को डब्ल्यूसीएफ सिखा देना यार, मेरे को वेब सर्विस सिखा देना। डार्लिंग वेब सर्विस क्या करेगा? प्रॉक्सी बेचेगा अपने क्लाइंट को, और डेटा सेट के पास प्रॉक्सी नहीं है। डेटा सेट कैन होल्ड, सुन कर मैं क्या बोल रहा हूँ बेटे, ये बंदा तेरा डेटा सेट है, ये तुमसे सवाल ले लेता, बट ये मैं और सर 3 आदमी इससे लेना चाहते, नहीं ले पाते, बट ही इज एबल टू गिव एंड आई कैन नॉट गेट, बिकॉज जब तक मेरे को एंड पॉइंट प्रोवाइड नहीं करेगा आई कैन नॉट गेट फ्रॉम यू। एक काम कर, डेटा सेट को यूज कहां पे कर ले, वेब सर्विस में या डब्ल्यूसीएफ में, और डब्ल्यूसीएफ से क्या ले लो, एंड पॉइंट ले लो। तो बफरिंग है डेटा, मसला दे नहीं पा रहा था, क्यों कि मैं इसके सिस्टम से कनेक्ट कैसे करूं, नहीं ऐसा। सोचो बस क्या बंदे ने बनाया दिमाग, डेटा सेट प्लस वेब सर्विस एंड several kinds of different types. It's a anti-architecture. But if you talk only baby data set, I understand well, it has got a motive, it has a subjective, it has a primary goal. They can go for passing it over multiple network, multiple wire. But how you can connect via wire, because you don't provide the protocol, then I mean endpoint है, मेरे पास सामान है, हम हर जगह भेज सकते हैं, पर भेजूं कैसे? तो इनवेलप को लाओ, किसको लाओ? तो इनवेलप लाओ, सोप। डार्लिंग अगर मुझसे पूछे व्हाट इज डब्ल्यूसीएफ एंड व्हाट इज वेब सर्विस, मैं बोल नहीं पाता क्लासरूम में, डेटा सेट प्लस इनवेलप, डेटा सेट प्लस इनवेलप इज कॉल्ड एंटी आर्किटेक्चर। How web service is made and how WCF is made. WCF makes the envelope, gets the data from buffered area called data set and pass over the several protocols by endpoint. ये बेटा मेरा इंटरव्यू अगर आप मेरे से लोगे, मैं 97 का पास आउट हूँ, अगर आप मेरा इंटरव्यू लोगे तो हाउ WCF वर्क्स, WCF वर्क तभी करेगा जब मेरे पास डेटा बफर्ड एरिया में पड़ी हो और आप मेरे पास इनवेलप का सोप का सपोर्ट हो। सोप क्या करेगा बोलो, इनवेलप बनाएगा, और सोप सारे कहां पड़ी है, सिस्टम डॉट, रन टाइम डॉट, सिलाइजेशन डॉट, फॉर्मेटर्स डॉट, सोप फॉर्मेटर क्लास, सॉरी हाँ सोप फॉर्मेटर क्लास या बाइनरी फॉर्मेटर क्लास। तो WCF के पास फॉर्मेटर्स ऑफ सोप है और आपके पास डेटा है, तब सीखने का फायदा है WCF। और WCF के पास केवल इनवेलप है और डेटा सारे घंटा नहीं है, क्या करेगा तू? इनवेलप से क्या पास करेगा, बोलो क्या पास करेगा? I have a network, I have an envelope, but no data is there, no serialization is there, no serialization is there. but आपके पापा ने अपने मन की बात है लेटर में नहीं डालनी, लेटर कहाँ जाएगा बोलो, इनवेलप में। इनवेलप कहाँ जाएगा बोलो, प्रोटोकॉल में। पापा को बोलो लेटर लिखने फटाफट लिखेंगे शाम तक, तो क्या करेंगे, सिलाइजेशन करेंगे। बोलो कौन, एक एंड से सिलाइजेशन है और दूसरे एंड से क्या बोलो, डिसलाइजेशन है, फिर उस एंड से क्या बोलो, सिलाइजेशन है, इस एंड से बोलो क्या है, डिसलाइजेशन। पहले मैं लिखता हूं, वहां से जवाब आता है, मैं जवाब को पढ़ता हूं, फिर दोबारा जवाब देता हूं। एक एंड पे दोनों हो रहे हैं, एस प्लस डी हो रहे हैं दोनों, ऐसा ना बस। डाउट है उसके साथ उसका बेस एड्रेस रहता है टेबल का, मैंने अगर मेरा तो बेटे क्या मत देखा, पीछे बनाता है कर्सर, क्रिएट कर्सर, कर्सर का नाम एक मेमोरी ब्लॉक ले लिया। कर्सर क्या करेगा, रीड ओनली है, रीड ओनली, रीड ओनली। तो अगर उस टाइम पे अगर डेटाबेस में कोई एप्लीकेशन मारता हूँ, कुछ नहीं हो, एक्सक्लूसिव लॉक है,
नॉट अलाउड। अलाउड मतलब नहीं, आपको जो करना है साले करो, पर हमें कब मिलेगा वो चेंजेस? एक्सक्लूसिव लॉक ना, ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं, ऑप्टिमिस्टिक हुआ है। दो डाटा रीडर एट टाइम में मैं बोलता हूँ, या फिर एक रीडर मेरा उसको एक्सेस कर रहा है और दूसरे के थ्रू मैंने उसको अपडेट मार दिया। एक मैंने यूट्यूब चलाया और उसके अंदर अपडेट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वो अपडेट हो गया, वो चीज इसको नहीं मिलेगा। बेटे 4 प्रकार के कर्सर थे ना, फॉरवर्ड ओनली कर्सर, डायनामिक कर्सर, और क्या था? स्टैटिक कर्सर, अरे क्या था? की सेट कर्सर। ये कौन सा हुआ कर्सर? ये की सेट कर्सर, ये की सेट। एक सेट आपने बना ली, आप उसके ऊपर काम कर रहे हो। अगर कोई बंदा अपने सेट के ऊपर कोई चेंजेस करता है, इसको रिफ्लेक्शन नहीं है जब तक सही तो ये रिलायबिलिटी ऑफ डेटा है ना बॉस, प्राइवेसी ऑफ डेटा लूज तो नहीं हो रहा है कम से कम। 2000 रिकॉर्ड ड्यूरिंग ऑपरेशंस आप मेरे काम को देख नहीं सकते। हाँ सर, लेकिन 2 लाख रिकॉर्ड है मेरे पास। मैं 2 लाख रिकॉर्ड को एक रीडर के थ्रू रीड कर रहा हूँ, और तब तक बंदे ने मैं अभी 1000 रिकॉर्ड पे ही पहुँचा हूँ, वो बंदा आके 2000 रिकॉर्ड को अपडेट मार रहा है, मतलब 2000 रो पे जो है रिकॉर्ड उसको अपडेट मार रहा है। तो मुझे उसकी अपडेट मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगी। अगर अपडेशन आना है तो लेकिन आई थिंक मिल जाएगी, मिल जाती है, क्योंकि कर्सर कर्सर तुमने 100 लाइन तुमने 101 लाइन को अपडेट ये तो करते जब आप पहुंचे तो अपडेट स्टेट हो जाएगा। अगर मान लो 2000 हो गया, ये 1000 रो से पहुंचा, तो उसने 1500 रो अगर अपडेट करेगा तो देन तो इसको 1500 रो मिलेगी ना अपडेटेड कर्सर मिलनी चाहिए, पीछे की रो अपडेट करेगी तो नहीं मिलेगा। अगर मैं एक्यूट कलर मान लीजिए अपडेट मारता हूँ, वो जाके सीधा उसी को अपडेट मार देगा। हाँ, वो 15,000 रो पे जो रिकॉर्ड पड़ा है उसको अपडेट मार देगा। नहीं, कौन सा कर्सर हुआ? ये स्टैटिक हुआ या की सेट हुआ? नहीं बेटा, यहाँ तो आपने इज राइट ठीक बोल रहा है, बोलकर वो ट्रैवल के प्रोजेक्ट पे ठीक बोल रहा है। ना सर, बिजनेस नीड में पे लोड हो जाएगी ना। हमें याद आ गया, एक बंदा अगर किसी रिकॉर्ड को, बिकॉज ये साइट बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, वो कर सर्च चल रहा है, डेटा रीड हो रही है, वहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ पे रीड हो रहा है। बेटा टेबल तो एक ही है ना, साला बेस एड्रेस तो एक ही है ना। माना उसके 2 ब्लॉक बने, बट बेस एड्रेस तो एक ही है, दोनों साला ब्लॉक किसका रेफरेंस रख रहा है? बोलो, मेन टेबल का रख रहा है। अगर कोई चेंज करेंगे मेन टेबल पे, तो फिजिकली वो चेंज कहाँ होगा? उस ब्लॉक पे तो चेंज होगा ही होगा। हाँ, अगर मेरा कर्सर आगे मूव कर गया है तो नहीं तब नहीं हो पाएगा, तब नहीं तब नहीं हो पाएगा। आप बेटे इसको देखो, फिजिक्स के मैथमेटिक्स के लेवल या सी के लेवल, एक टेबल, चल ऐसा सुनना, एक एरे और 2 पॉइंट, बात एक एरे 2 पॉइंट, एक टेबल 2 कर्सर। पूरा चौक कैसा रहा? कनेक्शन ओरिएंटेड से बाहर, इसलिए यहाँ पे आप WCF यूज नहीं कर सकते और वेबसाइट एक मिनट मिलेगा।